हेलो ऑल ऑफ यू। हेलो गाइस, हम ये लूसेंट की आपको करा रहे हैं वस्तुनिष्ठ वाली। ठीक है, हम वस्तुनिष्ठ वाली लूसेंट कर रहे हैं जिसका 4th पार्ट हम कर रहे थे मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल को हम कर रहे थे। इसका फर्स्ट वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लीजिए। इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने फर्स्ट से लेके 50 तक क्वेश्चन किए थे, 1 से 50 तक। ओके, आज इसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे जो इसमें बचे हुए हैं, और बाकी के वीडियो भी डाले जा चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। आपको जैसे कि पता है कि इसकी 2 बुक्स हैं आपकी। ठीक है, एक तो डिटेल में दी हुई है और एक ये जिसे हम कर रहे हैं वस्तुनिष्ठ वाली। तो हम दोनों बुक आपको करा रहे हैं। उसके वाले जो डिटेल वाली बुक है उसकी हिस्ट्री के काफ़ी पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं, उन्हें आप देख लीजिए। डिटेल वाली आप पहले देखोगे फिर इसे देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में आपसे पूछा गया है, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, उन्होंने विकास किया था। जो मौर्य नरेश थे उनके बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है कि उन्होंने विकास किया था। ठीक है, तो कौन कौन से कथन सही हैं इसमें 1, 3 और 4। ठीक है, 1, 3 और 4 सही हैं। तो पहले में संस्कृत कला और साहित्य। ठीक है, उन्होंने संस्कृत कला साहित्य का विकास किया था। ठीक है, तीसरा है प्रांतीय विभाजन किया था उन्होंने। ठीक है, प्रांतीय विभाजन किया था उन्होंने, और हिंदू कुश तक साम्राज्य फैलाया था अपना। ठीक है, हिंदू कुश तक उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, अपना साम्राज्य फैलाया था। तो ये 3 ऑप्शन इसके सही हैं। पहला तो है कला संस्कृत और साहित्य का विस्तार किया था उन्होंने। ठीक है, प्रांतीय विभाजन किया था उन्होंने, और हिंदू कुश तक साम्राज्य फैलाया था। ओके, ये तीनों बातें आप मौर्य नरेश के बारे में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52। कथन इसमें दिए गए हैं 2 जिनमें आपको बताना है। पहला है, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। ठीक है, पहला कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य से जोड़ लिया था। दूसरा है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, ए भी सही है, आर भी सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? कि कलिंग दक्षिण भारत को, ठीक है, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रण करता था। ठीक है, ये नियंत्रित करने का काम करता था। जो कलिंग है वो दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को ये नियंत्रित करने का काम करता था, और अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 53। अशोक ने जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हुए उन्होंने शामिल हैं। ठीक है, जो अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, अशोक के वो शिलालेख जो हमें संगम राज्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, उनमें शामिल है। उनमें क्या क्या शामिल है? इसमें दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और 13, 2 और 13 इसमें शामिल है। ठीक है, 2 और 13 इसमें शामिल हैं। 2 और 13 ऐसे शिलालेख हैं अशोक के जो कि संगम राज्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख ये दोनों ऐसे शिलालेख हैं जो कि संगम राज्य के बारे में बताते हैं। ओके, कथन 54। अब इसे 54 में आपसे क्या पूछा गया है? 54 में 2 कथन इसमें यहाँ भी दिए गए हैं। अशोक के राज्य देशों के अनुसार, ठीक है, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा को अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है,
ठीक है। तो पहला कथन तो आपको बताता है कि अशोक के राज्य आदेशों के अनुसार, ठीक है, अशोक के राज्य आदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता, ठीक है, समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। दूसरा कथन बताता है उन्होंने धर्म संवर्धन के स्थान पर, ठीक है, उन्होंने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था, ठीक है, समता के विचारों का प्रसार उन्होंने किया था। तो कथन ए और दो दोनों सही हैं, ठीक है, कथन ए भी सही है, कथन बी आर भी सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो आर में बताया गया है जो अशोक थे उन्होंने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था और अशोक के राज्य आदेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस राज्य आदेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया है, ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य आदेश था जिसमें कि अशोक ने अपने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया है। तो ये कौन सा आदेश था इनका? मास्की आदेश, ठीक है, मास्की आदेश के अंदर जो मास्की आदेश इनका था, इसमें राज्य आदेश में, मास्की राज्य आदेश में अशोक ने व्यक्तिगत नाम, ठीक है, अशोक ने व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख किया है। मास्की आप याद रखेंगे कि जिनका मास्की राज्यादेश था, मास्की राज्यादेश में अशोक ने अपने अशोक नाम का वर्णन किया है, अपने अशोक नाम का उल्लेख किया है, ठीक है, मास्की के अंदर। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है, ठीक है, ये जो आपको वक्तव्य दिए गए हैं इनमें कौन सा एक ऐसा वक्तव्य है जो कि अशोक के स्तंभों के बारे में गलत है, ठीक है, तो आपको गलत को बताना है। तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है, जबकि ये क्या क्या है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, जो स्तंभों पर ये सैप्ट शुद्धाकार है और ये अखंड है, ठीक है, जबकि इनके बारे में गलत क्या है, ये इनके बारे में गलत दिया गया है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग है, संरचना के भाग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, ठीक है, तो जो श्रीनगर है इसकी स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। ओके, श्रीनगर की स्थापना किसने की है? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की है। अशोक एक मौर्य शासक थे और अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, सूची यहाँ पे दी गई है दो, पहली सूची में आपको प्रांत दिए गए हैं और दूसरी में राजधानी इनकी दी गई है, ठीक है। तो उत्तरापंथ में कौन सी राजधानी आती है? तक्षशिला, ठीक है, उत्तरापंथ में कौन सी राजधानी आती है? तक्षशिला, उत्तरापंथ में तक्षशिला आती है। दक्षिणापंथ में सुवर्णगिरी आती है, ठीक है, दक्षिणापंथ में सुवर्णगिरी आती है, दक्षिणापंथ में कौन सी आती है? सुवर्णगिरी। और अवंती राष्ट्र में कौन सी आती है? उज्जैनी। अवंती राष्ट्र में कौन सी आती है? उज्जैनी, ठीक है, अवंती के अंदर उज्जैनी आती है। प्राची जो पूर्व प्रदेश की है वे पाटलिपुत्र आती है, ठीक है, प्राची जो प्रांत है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। प्राची प्रांत की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, जो पूर्वी में आती है, पूर्वी प्रदेश में। अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी है। और दक्षिणी पंथ प्रांत है, इसकी राजधानी सुवर्णगिरी है, ठीक है। और उत्तरापंथ की जो राजधानी है, उत्तरापंथ की तक्षशिला राजधानी है, ठीक है, जैसा आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, जो अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र, इसमें शूद्रों के लिए आर शब्द प्रयोग किया गया है,
ठीक है। जो चाणक्य ने अपना अर्थशास्त्र लिखा है, इन्होंने जो शूद्र हैं इनके लिए इन्होंने आर्य शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किसमें हुआ है? अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किसी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, किससे इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त से ली है। अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली है उपगुप्त से। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि जो अशोक ने जो शिक्षा ली थी किसकी? बौद्ध धर्म की। ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, किससे? उपगुप्त से ली थी। और कब ली थी? अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष इन्होंने ली थी। चौथे वर्ष में क्यों ली थी? निग्रोध से प्रभावित होकर। ठीक है, निग्रोध से प्रभावित होकर इन्होंने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे ली थी? उपगुप्त से ली थी। किसने ली थी? अशोक ने ली थी। ठीक है, ये यहाँ पे एक है, आपके एग्जाम में इसके कई क्वेश्चन भी बना के दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? ठीक है, कौन थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो पोलीब्रोथा किसने कहा है पाटलिपुत्र को? मेघस्तनीज ने कहा है। ठीक है, मेघस्तनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है। ठीक है, पोलीब्रोथा पाटलिपुत्र को नाम किसने दिया है? मेघस्तनीज ने। ओके, मेघस्तनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा का नाम दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, मौर्य काल में एग्रीनोमाई। ठीक है, मौर्य काल में एग्रीनोमाई किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता था? एग्रीनोमाई किसे कहा जाता था? उसे सड़क निर्माण अधिकारी को कहते थे। ठीक है, सड़क निर्माण अधिकारी। सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में क्या कहा जाता था? एग्रोनोमाई। ठीक है, एग्रोनोमाई आप नाम याद रखेंगे। एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था मौर्य काल में? सड़क निर्माण अधिकारी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहते थे? ठीक है, तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहते थे। ठीक है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गौण पुरुष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है, गूढ़ पुरुष किसको कहते थे मौर्य काल में? गुप्तचरों को कहा जाता था। ओके, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? किसने की थी ये कोशिश? तो ये कोशिश तिस्य ने की थी। ठीक है, तिस्य जो थे वो श्रीलंकाई शासक थे। ये श्रीलंकाई शासक जो तिस्य थे, इन्होंने मौर्य साम्राज्य अशोक के आदर्शों पर अपने आप को ढालने की कोशिश की थी। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों पर चलने का प्रयास किसने किया था? तिस्य ने किया था, और ये तिस्य श्रीलंकाई शासक थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 65, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ठीक है, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि कौन सा ऐसा जैन ग्रंथ है? ठीक है, कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का उल्लेख दिया गया है? तो ये ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन। कौन सा है? परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, कौन सा ग्रंथ है? परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन जो ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया है। ठीक है, ये जैन ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है जिससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया है। ठीक है, परिशिष्ट पर्वन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 66, किस महीने में, ठीक है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष
राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था। ठीक है, कौन से महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ठीक है, राजकोषीय वर्ष याद रखेंगे आप। तो राजकोषीय वर्ष जो था ये आषाढ़ महीने, जैसे कि जुलाई कहते हैं, ठीक है, आषाढ़ महीने से शुरू होता था। ठीक है, आषाढ़ या जुलाई में जो आषाढ़ महीना आता है, हिंदी का आषाढ़ महीना, ठीक है, उस महीने से मौर्यों का राजकोष शुरू होता था, राजकोष वर्ष इनका आरंभ होता था। ओके, जुलाई से या आषाढ़ जिसे बोलते हैं, याद रखना, दोनों हिंदी में भी पूछा जा सकता है, याद रखना। ठीक है, 67 निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातकों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? तो अशोक के शिलालेखों में किन किन का उल्लेख मिलता है? ठीक है, अशोक के शिलालेख में चोल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, सतीपुत्र, ठीक है, सतीपुत्र का उल्लेख मिलता है और केरल पुत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पांड का उल्लेख मिलता है, इनका उल्लेख मिलता है चोल। ठीक है, चोल है, सतीपुत्र, ठीक है, और केरल पुत्र और पांड्य। ठीक है, पांड्य का उल्लेख इनके किसमें मिलता है? दक्षिण भारत जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। ठीक है, इनमें से कौन सी हैं? निम्नलिखित किन किन में दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में मिलता है? तो अशोक के शिलालेखों में किन किन का उल्लेख मिलता है? चोलों का, सतीपुत्र का, केरल पुत्र का और पांड्यों का, ठीक है, उल्लेख मिलता है। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर आप अशोक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कैसे जान सकते हैं? शिलालेखों से। ठीक है, तो अशोक के बारे में जानने का सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? शिलालेख। ठीक है, अगर आप अशोक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप शिलालेखों से जान सकते हैं। ठीक है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शिलालेख है। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शिलालेख माने जाते हैं। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ठीक है, अशोक के काल में ऐसी कौन सी लिपि थी जो कि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ठीक है, दक्षिण भारत में प्रवर्तित होने वाली ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, अशोक के समय में, अशोक के शासनकाल के समय में जो दक्षिण भारत में प्रवर्तित होने वाली लिपि ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? तो किसमें पाया गया है? अफगानिस्तान में। ठीक है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। कहाँ पर पाया गया है? अफगानिस्तान में। ठीक है, अब जो अशोक के अभिलेख हैं वो अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश में अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित, ठीक है, जिस पांडु रंजित वालुकास्य के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो कहाँ से निकाला गया है? मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से। ठीक है, अत्यंत पॉलिश किए हुए, इसे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए पहले। अत्यंत पॉलिश किए हुए एकाश अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित, ठीक है, जिस पांडुरंजित वाकुकास, जो वालुकास नाम आप याद रखिए, पांडुरंजित वालुकास के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खजानों से निकाला गया है? तो कहाँ की खदानों से निकाला गया है? मिर्जापुर के समीप चुनार की खदानों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? ठीक है, ये बात किसने कही है कि जो भारतीय हैं वो लिखने की कला नहीं जानते हैं? ये मेगस्थनीज का कहना था। ठीक है, मेगस्थनीज ने कहा था कि जो भारतीय हैं वो लिखने की कला नहीं जानते हैं। ठीक है, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये मेगस्थनीज का कहना था। ठीक है, 73,
किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किसने किया था? ये बिंबुसार ने। ठीक है, जो बिंबिसार राजा था उसने, बिंबिसार एक ऐसा मौर्य राजा था जिसने कि विदेशी राजा, ठीक है, सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट, जो सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट थे, इनसे इसने क्या क्या मंगवाया था? अंजीर मंगवाई थी। नाम आप जानते होंगे, ठीक है, खाने की वस्तु है ये। तो अंजीर, शराब और दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक को भारत भेजने का इसने आग्रह किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने यह आग्रह किया था सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ठीक है, अगर आप अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी चाहते हैं तो आपको इनका शिलालेख 13वां शिलालेख आपको इनका पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शिलालेख 13वां जो इनका है ये बताता है, 13वां शिलालेख बृहत, ठीक है, 13वां शिलालेख जो बृहत है इससे ये पता चलता है कि अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी। ठीक है, अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की थी, ये जानकारी किससे मिलती है? इनके शिलालेख, इनके 13वें शिलालेख से मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, बिंबिसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? ठीक है, तो जिस समय बिंबिसार की मृत्यु हुई है उस समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, जिस समय बिंबिसार की मृत्यु हुई है उस समय अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर था। ठीक है, अशोक बिंबिसार का बेटा था तो वो गवर्नर था कहाँ का उस समय? उज्जैन का, जिस समय बिंबिसार की मृत्यु हुई है। क्वेश्चन नंबर 76, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? ठीक है, कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें अशोक ने कहा है, ऐसी घोषणा की है कि सारी प्रजा, ठीक है, सारी प्रजा मेरी संतान है? ये अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख से पता चलता है। ठीक है, अशोक का जो पृथक कलिंग शिलालेख है इसमें अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ओके, तो अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने ऐसा बोला है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करती है? ठीक है, कौन सी ऐसी घोषणा है जिससे कि अशोक का आंतरिक दुख स्पष्ट होता है युद्ध और हिंसा के प्रति? ठीक है, युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक का आंतरिक दुख व्यक्त करने वाली कौन सी घोषणा थी? ये कलिंग का पृथक शिलालेख। ठीक है, कलिंग का जो पृथक शिलालेख है इससे ये इनका दुख व्यक्त होता है कि युद्ध और हिंसा से इन्हें कितना कष्ट हुआ था। ठीक है, अशोक को युद्ध और हिंसा से कितना कष्ट हुआ था ये बात कलिंग का पृथक शिलालेख बताता है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है अपनी व्यथा को। तो जो कलिंग एवं कलिंग का पृथक शिलालेख है इसमें युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को इसने स्पष्ट किया है इस शिलालेख में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित है? ठीक है, कौन सा ऐसा शिलालेख है जिसमें एक अशोक की एक घोषणा अंकित है? किसी भी समय, ठीक है, क्या इन्होंने घोषणा की है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतरशाला में रहूं, ठीक है, मैं जहां भी रहूं मेरी महात्म्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने अपने छठे शिलालेख में कहा है। अशोक ने अपने छठे शिलालेख में कहा है कि चाहे मैं खाना खाता रहूं, चाहे मैं रानी के साथ विश्राम करता रहूं, चाहे मैं अंतरशाला में रहूं और चाहे कभी भी किसी भी समय जो हमारे मंत्र हैं यानी कि महामंत्री हैं वो हमें संपर्क कर सकते हैं सार्वजनिक कार्यों के लिए। किस लिए संपर्क कर सकते हैं? सार्वजनिक कार्यों के लिए। ठीक है, ये इन्होंने अपने छठे शिलालेख में कहा है।
क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम बताता है? ठीक है, मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के नाम अवरोही क्रम में यहाँ पे किससे पता चलते हैं? ठीक है, एक अवरोही होता है, एक आरोही होता है। ठीक है, या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे बोलते हैं। तो अवरोही क्रम में क्या पता चलता है? प्रादेशिक। ठीक है, फिर राजुक, सबसे पहले प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्त। ठीक है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त, ये अवरोही क्रम है। ठीक है, ये अवरोही क्रम है, प्रादेशिक, राजुक और युक्त। ओके, विशिष्ट है, विशिष्ट क्या है? विशिष्ट बेगारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में विशिष्ट शब्द दिया गया है। विशिष्ट से क्या मतलब है? बेगारी। ठीक है, विशिष्ट शब्द से क्या मतलब है? बेगारी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। ठीक है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, मौर्य काल में जो सीता शब्द उपयोग किया गया है, तो मौर्य काल में सीता शब्द का मतलब है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है, क्या मतलब है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय, जो आय राजकीय भूमि से मिली है, उसका मतलब सीता है मौर्य काल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में मौर्य कला, ठीक है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? ठीक है, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ है। ठीक है, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना क्या है? स्तंभ। ठीक है, मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना स्तंभ को कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ठीक है, ये कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है कि मौर्य काल में अकाल पड़ा था? मौर्य काल के अकाल को कौन सा जो अभिलेख है बताता है कि मौर्य काल में अकाल हुआ था, सूखा पड़ गई थी। ठीक है, ये अकाल क्यों हुआ था? देवीय प्रकोप के कारण। ठीक है, देवी के प्रकोप के कारण हुआ था। महास्थान, ठीक है, कौन सा अभिलेख बताता है? महास्थान बांग्लादेश, महास्थान जो कि बांग्लादेश में है, और सुहगौरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, महास्थान कहाँ है? बांग्लादेश में है। ठीक है, महास्थान बांग्लादेश में है और सुहगौरा उत्तर प्रदेश में है। इससे ही पता चलता है, इन से प्राप्त अभिलेखों से, इन अभिलेखों से जो जानकारी मिली है, इनसे पता चलता है कि अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल पड़ा था। मौर्य काल में अकाल की जानकारी कहाँ से मिली है? महास्थान, ठीक है, महास्थान जो बांग्लादेश में है और सुहगौरा जो उत्तर प्रदेश में, इनसे पता चलता है कि मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवीय प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? ठीक है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो इन्होंने महेंद्र को भेजा था और संघमित्रा को भेजा था। अपने दोनों बच्चों को भेजा था। ठीक है, महेंद्र इनके बेटे थे और संघमित्रा इनकी पुत्री थी। ठीक है, तो अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका में संघमित्रा और महेंद्र को भेजा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, अशोक ने मनसेहरा, ठीक है, अशोक ने मनसेहरा जो पाकिस्तान में है, मनसेहरा एवं सहवाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, सहवाजगढ़ी और मनसेहरा दोनों पाकिस्तान में है, से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? ठीक है, तो इन्होंने किस लिपि का प्रयोग किया है इसमें? खगोष्ठी लिपि का। ठीक है, जो अशोक के जो शिलालेख हैं जो पाकिस्तान में मिले हैं, जो मनसेहरा, एक तो शिलालेख इनका मनसेहरा अशोक का है, और सहवाजगढ़ी, ठीक है, सहवाजगढ़ी और
मनसेहरा जिनका शिलालेख है के प्राप्त बेहद शिलालेखों में, ये जो प्राप्त शिलालेख है इसमें कौन सी लिपि की बात की गई है, कौन सी लिपि यूज की गई है, ये खगोष्ठी लिपि है। ठीक है, तो इनकी ये खगोष्ठी लिपि आप याद रखेंगे कि जो खगोष्ठी लिपि है उनका प्रयोग कौन कौन से शिलालेखों में हुआ है। तो ये खगोष्ठी लिपि का प्रयोग मनसेहरा शिलालेख और सहबाजगढ़ी शिलालेख में हुआ है जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, कहाँ से अशोक ने दुभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त किए हैं। ठीक है, इन्होंने कहाँ से अशोक ने दुभाषाई, ठीक है, कहाँ से अशोक के दुभाषाई शिलालेख मिले हैं। ठीक है, कहाँ से अशोक के दुभाषाई शिलालेख मिले हैं, एक तो ग्रीक में है, दूसरा है आरामाइक में। ठीक है, तो ये सर ए कुन्ना गंधार कहाँ से मिले हैं, सर ए कुन्ना गंधार से ये प्राप्त हुए हैं, सर ए कुन्ना गंधार से ये प्राप्त हुए हैं। सर ए कुन्ना गंधार से जो अशोक के शिलालेख मिले हैं वो दुभाषाई शिलालेख हैं, जो एक ग्रीक में है एक आरामाइक में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य थे उन्होंने अपना अर्थशास्त्र लिखा है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो कितने अधिकरणों में विभाजित है, ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, अशोक यानी कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, 15 अधिकरणों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 88, ठीक है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग, ठीक है, अर्थशास्त्र में सप्तांग का उल्लेख है। सप्तांग में शामिल क्या है, राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। तो सप्तांग में क्या शामिल है, राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष। ठीक है, सबसे पहले राजा होगा, फिर राजा का क्षेत्र होगा, फिर उसका प्रशासन होगा, उसके बाद में उसका राजकोष होगा। ठीक है, तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोष किसमें शामिल है, अर्थशास्त्र में। जो कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है उसकी सप्तांग में शामिल है। ठीक है, अर्थशास्त्र के द्वारा जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य ने लिखी है इसमें इसकी सप्तांग में क्या क्या शामिल है, राजा, फिर राजा का क्षेत्र, उसका प्रशासन और उसका कोष। ओके, क्वेश्चन नंबर 89, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था। ठीक है, जो अशोक का समकालीन तुर्मे राजा था। ठीक है, तुर्मे राजा कहाँ का था, तुर्मे मिस्र का राजा था। ओके, तुर्मे कहाँ का राजा था, तुर्मे मिस्र का राजा था। ठीक है, तो अशोक का समकालीन, अशोक के जो समकालीन था तुर्मे वो कहाँ का राजा था, मिस्र का। ठीक है, मिस्र का राजा तुर्मे जो है अशोक के समकालीन था, ऐसे आप याद रख सकते हैं। जो मिस्र का राजा तुर्मे था वो अशोक के समकालीन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, किसके शासन काल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था। ठीक है, तो डायमेकस या डीमेकस जो भी आप कहें ये बिंबिसार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, डायमेकस या डीमेकस जो भी है ये बिंबिसार के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, बिंबिसार के शासनकाल में भारत कौन आया था, डायमेकस या डीमेकस। ओके, डायमेकस या डीमेकस जो है वो बिंबिसार के शासनकाल में भारत आया था। आप डायमेकस या डीमेकस जो भी कहें ये बिंबिसार के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 91 और लास्ट चैप्टर इसका क्वेश्चन है। ठीक है, मौर्य काल का निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। ठीक है, कौन सा अभिलेख ऐसा है जिसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है, अशोक का उल्लेख किसमें हुआ है, गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, गुर्जरा अभिलेख जो है इसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। अशोक का नाम उल्लेख कौन से अभिलेख में हुआ है, गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म होता है और ये क्वेश्चन ये यहाँ पे देखिए आंसर दिए गए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में किसको पढ़ेंगे, मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल को पढ़ेंगे, जो इसमें 185 से लेकर 185 ईसा पूर्व से 319 ईसा पूर्व है। ठीक है,
तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा यहाँ से।